से रिव्यू कर रहे हैं सफिशिएंट थ्योरम का, सफिशिएंट थ्योरम फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग कहते हैं कि जब कभी भी आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव है, सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं इन सम एन बॉल, और वो जो पार्शियल डेरिवेटिव है दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर ये दो छोटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है। तो हमें ये पता चलता है कि सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इनफ नहीं एट दैट पॉइंट, it should exist in the neighborhood of it and also it should be continuous at that point, then the function become differentiable। okay? अभी मुझे प्रूव करना था कि वो डिफरेंशिएबल है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल मुझे पता था कि अगर डिफरेंशिएबल होगा तो क्या होता है, कब होता है, तो मुझे पता है कि ये जो डेफिनेशन था वो ट्रू होना चाहिए, जहाँ पे दिस इज नथिंग बट एन एरर फंक्शन सच दैट एरर फंक्शन डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ एच बार शुड टेंस टू जीरो एज माई एच बार टेंस टू जीरो। तो हमने वही एच बार से स्टार्ट किया था। हमने अज्यूम किया कि हमने कोई एच बार लिया है जिसका नॉर्म इज नथिंग बट एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन इज लेस देन आर। ठीक है, हम लोग ने उस एच बार से स्टार्ट किया था। अगर उसका नॉर्म इज नथिंग बट एप्सिलॉन देन माई एच बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलॉन यू बार। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन बार जो होगा, सॉरी यू बार जो होगा, दैट विल बी नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर, यानी कि उसका नॉर्म 1 होगा। हमने उसको कोऑर्डिनेट वाइज में भी लिखा था कि यू बार इज सेम एज u1 u2 टिल un। फिर इस u बार को यूज करके हमने एक सीक्वेंस ऑफ एच आई बनाया था। ठीक है, हमने डिटेल में कल पढ़ा था कि हाँ किस तरीके से हो रहा है, तो आज मैंने उसका डायरेक्ट कंक्लूजन पार्ट लिखा। मैंने लिखा कि एच नॉट बार इज सेम एज यू बार। एच के बार जो होता है वो प्रीवियस वन के अंदर यू के ई के बार को ऐड करने से मिलता है, यानी कि हर बार क्या होता है, तो एक एक कोऑर्डिनेट हम लोग बढ़ा रहे थे, सब कुछ जीरो, फिर u1 फिर बाकी सारे जीरो, फिर u1 u2 बाकी सारे जीरो, u1 u2 u3 फिर बाकी सारे जीरो। एट द एंड एच एन बार जो था वो u बार बन गया। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इस चीज़ को लिख दिया यहाँ पे। फिर हमने एक टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज़ किया था। लास्ट टाइम हम जब कर रहे थे ना, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाँ ये सब्मेशन को ये कैसे आता है, लेकिन आज मैंने डायरेक्टली यूज़ कर दिया। ये जो टेलीस्कोपिक सीरीज है उसके अंदर हम लोग करते क्या है, तो उसमें क्या होता है कि टेलीस्कोपिक सीरीज एक बड़ा सीरीज होता है, लेकिन जिसको हम लोग एक्सपांड करते हैं ना तो हमें कुछ फाइनाइट टर्म ही मिलता है। ऐसी जो भी सीरीज होती है जिनको एक्सपांशन के बाद कुछ फाइनाइट से टर्म मिले उसको हम लोग कहते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कट हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स डॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स डॉट बार को हमने टेलीस्कोपिक सीरीज के टर्म में लिखने की कोशिश की, राइट। अगर आप इसको एक्सपांड करके कैंसिल करोगे तो एट द एंड यू शुड गेट दिस। उसके बाद मैंने यहाँ पे एच के बार की जगह पे उसका ये वाला फॉर्मूला यूज किया, है ना। दिस एच के बार इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, करेक्ट। ओके, तो हमने वो किया, एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई करते। फिर हमने देखा था कि हाँ ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये दोनों के अंदर कॉमन था, तो हमने उसको एक नया नाम दिया, दैट इज नथिंग बट बी के बार। ठीक है, तो फाइनली मुझे मिला समेशन माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार। ये जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल रहा है कुछ तो समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार माइनस एफ बी के बार। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने पार्ट के बारे में बात की थी। मैंने फिर बोला था कि हाँ हम लोग यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम फॉर स्केलर फील्ड। ठीक है, हमें पता है एफ ये जो स्केलर फील्ड है, यहाँ पे ये जो चेंज हो रहा है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ के, इसलिए हम लोग ने लिया था इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे ई के बार जो डिफरेंस होता है वहाँ पे ई के बार का सिर्फ नॉर्म लिया था, राइट, यानी कि 1 लिया यहाँ पे। सो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिला। फिर हमने बोला ये जो सी के बार है, सी के बार विल बी द वेक्टर विच लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं तो ये सी के बार होने वाला है। ठीक है, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन के ऊपर ये वेक्टर आपको मिलेगा सी के बार वाला। यहाँ तक हम लोग ने किया था, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द प्रूफ। जस्ट लेट मी नो यहाँ तक सबको क्लियर था। जस्ट सी दिस वंस। अगर कहीं डाउट है तो मुझे प्लीज़ बताओ, देन ओनली वी विल मूव फॉरवर्ड। अब सिर्फ कंक्लूजन वाला पार्ट बाकी है। आई जस्ट गिव यू टाइम, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। कहीं पर अगर लग रहा है सर ये स्टेप क्यों आया नहीं समझा तो लेट मी नो। देखो एक बार, बिकॉज एट द एंड एग्जाम के अंदर सब चीजें आपको लिखनी है ना। सो इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर आस्क मी, देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद द प्रूफ। बहुत सिंपल सी चीजें बाकी है, अब ज्यादा कुछ नहीं। पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। एक फ्लो नहीं है इस प्रूफ को, मैं कहूँगा
कि हाँ ऐसा नहीं कि ये करने के बाद यही करना होगा, वो आपको याद नहीं रहेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस इट वंस एंड ट्वाइस, तो फिर याद रह जाएगा. देखो एक बार डाउट है किसी को तो लेट मी नो. सो थोड़ा डिफिकल्ट है आई नो, थोड़े बाउंसर्स हो गए, बट यू नीड टू प्रैक्टिस है. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब. तो नाउ आई विल जस्ट यूटिलाइज व्हाट आई वांटेड. मुझे यहाँ पे ये तो कुछ डेरिवेटिव वाला पार्ट चाहिए ना, तो आई कंसिडर ऑल्सो वी नो दैट माई ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स नॉट बार का इनर प्रोडक्ट विथ एच बार will be same as what. Let's just think about this. Okay. So this will be what? Gradient is nothing but the derivative. हमें पता है कि सारे के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट वरीड. और एच बार जो है वहाँ पे एच बार क्या होगा, तो एच बार विल बी सेम एज माई एप्सिलॉन u1 डॉट 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 एप्सिलॉन un. ठीक है, तो मैं इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले रहा हूँ. यहाँ पे क्या होता है, तो सारे पार्शियल डेरिवेटिव होता है. यहाँ पे क्या होता है, तो सारे के सारे एप्सिलॉन ui है. तो जस्ट डायरेक्टली इट इज सेम एज समेशन ऑफ epsilon uk partial derivative of the function in the coordinate k at the point x naught bar where k is running from 1 to 1. तो हमें ये मिल गया और ये मिल गया. अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ये पार्ट भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. तो 1 माइनस 2 करूँगा मैं, तो मुझे मिलेगा माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड ग्रेडियंट एक्स नॉट बार इन अ प्रोडक्ट विथ एच बार. ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया. अब राइट साइड देखिए, राइट साइड में क्या है, तो समेशन एप्सिलॉन यू के कॉमन है. तो समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to n एप्सिलॉन यू के तो पहला पार्ट तो कॉमन है. अब मैं लिखूंगा इट इज डी के एफ सी के बार माइनस डी के एफ एक्स नॉट बार. ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव वाला पार्ट हमने लिखा. अब आप देखोगे मुझे जो चाहिए बाय द डेफिनेशन आई नो, मुझे जो पार्ट चाहिए उसके अंदर मुझे ये मिल गया, ये मिल गया. ये जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें ना, वो सामने जाके मेरा डेरिवेटिव बन जाएगा. तो सिर्फ मुझे एरर पार्ट वाला चाहिए था. तो एरर पार्ट इज नथिंग बट माई राइट हैंड साइड. तो आई विल जस्ट कंसिडर माई राइट हैंड साइड टू बी इक्वल टू माई एरर. ओके, सो आई जस्ट कंसिडर लेट माई एरर part that is x naught bar h bar be same as my this summation. Okay, say okay, मैं इसी को इक्वल कर देता हूँ. दिस समेशन इज नथिंग बट माई एरर. सो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा लेट. ठीक है, यानी कि ये जो समेशन पार्ट है उसको मैंने एरर कंसिडर कर दिया. अब मुझे इस एरर के बारे में देखना होगा. मुझे पता चला कि बाई टिल नाउ आई नो दैट माई एफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ एक्स नॉट बार, यहाँ पे माइनस में इक्वल की उस दूसरी साइड जाएगा तो इट इज इन प्लस एक्स नॉट बार इन अ प्रोडक्ट विथ एच बार प्लस एरर फंक्शन. यानी कि मेरे डेफिनेशन के हिसाब से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मुझे मिल गई. अब सिर्फ मुझे ये कंडीशन को चेक करना होगा कि हाँ ये जो एरर फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, द एरर फंक्शन विच इज सेम एज दिस सबमिशन शुड कन्वर्ज टू 0 बार व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ एच बार व्हेनेवर माय एच बार कन्वर्जेस टू 0 बार. ठीक है, उसके बारे में हमें सोचना. सो आई विल जस्ट कंसिडर लेट माई एच बार कन्वर्जेस टू 0 बार. अगर मेरा एच बार 0 बार की तरफ जाएगा तो मुझे पता है मेरा एप्सिलॉन जो है वो जाएगा 0 की तरफ. ठीक है, अगर मेरा एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो मैं सोचता हूँ क्या क्या होता है. अगर मेरा एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो ये जो बी के बार है, दिस बी के बार, ये एप्सिलॉन 0 की तरफ जा रहा है ना. अगर ये एप्सिलॉन 0 की तरफ जाएगा तो माई बी के बार विल कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार. देन माई बी के बार विल कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार. ठीक है, सिमिलरली यू विल सी कि ये जो पार्ट है ये वाला, दिस पार्ट बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार, ये कहाँ जाए उसके बारे में सोचते हैं. सो माई बी के बार प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार, ये कहाँ जाएगा. मुझे पता है मेरा बी के बार विल इज कन्वर्जिंग टुवर्ड एक्स नॉट बार व्हेनेवर माई एप्सिलॉन या फिर एच बार कन्वर्जेस टू 0 बार. तो मुझे पता चला दिस फर्स्ट पार्ट इज कन्वर्जिंग टुवर्ड एक्स नॉट बार. ये तो एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन तो 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि इट इज 0 टाइम्स समथिंग, तो वो 0 हो जाएगा. दैट इज सेम एज एक्स नॉट बार. यानी कि मुझे पता चला दिस टर्म एंड दिस टर्म इज कन्वर्जिंग टुवर्ड एक्स नॉट बार, है ना, दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं. तो इसका मतलब मुझे पता है कि सी के बार जो है वो इन दोनों के बीच का कोई तो एक वेक्टर है ना, इन दोनों के बीच का कोई वेक्टर होने वाला है.
और मुझे पता चला ये दोनों के दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो उसके बीच का जो पॉइंट होगा उसको भी जबरदस्ती एक्स नॉट बार की तरफ जाना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम, है ना। तो आई गॉट टू नो माई सी के बार विल कन्वर्ज टूवर्ड एक्स नॉट बार। इट्स लाइक आई एम टेलिंग कि ए बी सी कुछ इस तरीके से पॉइंट है ना, यानी कि ए और बी के बीच में सी, और मैं कहता हूँ ये और ये दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं, तो ये सी जो है उसको भी एक्स नॉट बार की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अ सैंडविच थ्योरम, ना, कि दोनों के बीच में है तो उसको भी जबरदस्ती वहां पे जाना होगा। तो सिंस आई नो दिस, ये पॉइंट, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक्स नॉट बार की तरफ जाएंगे, तो उनका बीच का जो वेक्टर है वो एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये चीज एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा पता है, अगर सी के बार विल कन्वर्ज टूवर्ड एक्स नॉट बार, यानी कि ये जो चीज है वो एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा, है ना, सी के बार, तो मुझे पता चला ये दोनों सेम हो जाएगा ना। फिर अगर सेम है तो वो सब्ट्रैक्शन जीरो दे देगा, यानी कि मेरा जो एरर फंक्शन है वो जीरो की तरफ जाएगा। तो अब हमें सिर्फ यही पार्ट को कंक्लूड करना है जो मैं नीचे लिखता हूँ, just write it over here. So till now I know that my error of x naught bar comma h bar divided by norm h bar को कंसिडर कर लेता हूँ, ओके। तो just consider this part which is same as न्यूमरेटर में तो समेशन वाला एरर फंक्शन इज नथिंग बट दिस समेशन एप्सिलॉन यू के डी के एफ सी के बार माइनस डी के एफ एक्स नॉट बार and divide by norm of this is nothing but epsilon norm of u, right, and k is running from 1 to n, okay, no problem. हमने epsilon, हाँ ओके, सिंस हम लोग ने epsilon is nothing but the norm, वो ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो मुझे पहले पता चला ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है इसका तो नॉर्म 1 है, राइट, सिंस इट इज अ यूनिट वेक्टर, ये जो डिनोमिनेटर है उसका नॉर्म 1 है। उसके साथ मैं फाइनली बचा क्या, तो इट इज के रनिंग फ्रॉम 1 to n यू के डी के एफ, यहाँ पे ब्रैकेट है, एफ सी के बार माइनस डी के एफ एक्स नॉट बार। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ लिमिट ले लूंगा, व्हेन एच बार कन्वर्जेस टू जीरो बार, जब एच बार कन्वर्ज होता है जीरो बार की तरफ, तब मुझे पता है अल्टीमेटली माई सी के बार कन्वर्जेस टू एक्स नॉट बार। देन अगर मेरा सी के बार एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा तो ये दोनों चीजें सेम हो जाएगी और आंसर जीरो आ जाएगा, है ना। देन आई विल कंक्लूड दैट माई ई एक्स नॉट बार कॉमा एच बार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ एच बार विल कन्वर्ज टूवर्ड जीरो, सिंस यहाँ पे सी के बार, सिंस माई सी के बार इज कन्वर्जिंग टूवर्ड एक्स नॉट बार, तो ये अगर इसकी तरफ कन्वर्ज करेगा यानी कि मुझे आंसर जीरो मिलने वाला है। सो मुझे पता चला मेरे डेफिनेशन के हिसाब से मुझे सारी चीजें ट्रू हो गई, है ना, कि एरर फंक्शन एग्जिस्ट कर दिया। एरर फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस डिफरेंस इज नथिंग बट द एरर फंक्शन। ऑल्सो मुझे पता चला कि डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट द ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट विद एच बार। सो दिस इंप्लाइज मी माई एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट बार एंड जो डेरिवेटिव है दैट इज सेम एज माई इनर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट एट एक्स नॉट बार विथ एच बार, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द कंक्लूजन ऑफ द थियरम। मैं आपको अभी टाइम नहीं दूंगा बिकॉज टाइम वापस से कम पड़ जाएगा दूसरे थियरम के लिए। अगर कुछ भी डाउट है तो बाद में मुझे पूछो आप लोग क्लासरूम के अंदर, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ेंगे बिकॉज यू कैन वॉच द वीडियो लेटर ऑन और बाद में डाउट पूछो आराम से जो भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन मुझे करने हैं तो आई विल जस्ट कंप्लीट दोज थिंग्स नाउ, फिर एट द एंड हम लोग आराम से बातें करेंगे। सो प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल के अंदर ऐसे क्वेश्चंस है तो मैं चाहता था कि एक बार डिस्कस करें। बहुत सिंपल सा है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल एट 0,0 है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से जाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और काम हो जाएगा। लेकिन हम लोग जाएंगे हमारे स्टैंडर्ड वे से, यानी कि वो जो लिमिट एग्जिस्ट करता है ना उससे जाएंगे। ये जो सफिशिएंट वाला कंडीशन यूज नहीं करेंगे बिकॉज वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू प्रूव इट इज डिफरेंशिएबल एट 0,0। सो आई जस्ट ट्राई टू राइट इन द लिमिट फॉर्म। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज एक्स वाई साइन ऑफ समथिंग इफ माई एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इफ माई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 देन द आंसर इज 0, ठीक है। सो मैं डेरिवेटिव के बारे में बात करना है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0,0 सपोज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ h, k where h, k cannot be equal to 0,0 because otherwise वो डायरेक्शन नहीं मिलता है, ओके। सो इट इज, मुझे ये डेरिवेटिव के बारे में सोचना है। But the limit definition I know it is same as by limit of
एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0,0 प्लस एप्सिलॉन h कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0,0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इसको तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा ओके, मैं शायद थोड़ा ये साइड लिखूँ कि मुझे वापस से नीचे ना जाना पड़े। सो इट इज सेम एज बाय लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू जीरो एफ ऑफ एप्सिलॉन h कॉमा एप्सिलॉन के, okay, f of 0,0 by the definition it is same as 0, so it is minus 0 divided by epsilon. Since we assume that h and k cannot be equal to 0, so उस हिसाब से मुझे पहला definition for this first I need to use. Also we know that epsilon is not equal to 0, है ना। epsilon और h कॉमा के दोनों 0 नहीं है, इसलिए मैं ये फंक्शन का फर्स्ट वाला पार्ट वाला डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। सो इट इज सेम एज माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 1 by epsilon, ओके। फंक्शन का डेफिनेशन के हिसाब से इट इज एप्सिलॉन एच, एक्स की जगह पे एप्सिलॉन एच, वाई की जगह पे एप्सिलॉन के, फिर साइन ऑफ 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, आप देखोगे ये एप्सिलॉन कट हो गया, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, बट लेट अस सी अबाउट इट। सो दिस इज नथिंग बट माई लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 एप्सिलॉन एच के साइन ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग अटक जाते हैं। अब तक हम लोग ने जो भी सम किए थे ना, वो क्या था, तो एक बहुत सिंपल से थे। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो मैं चाहता कि हम लोग एक बार डिस्कस करें, है ना। तो ऐसा जब क्वेश्चन में आप देखोगे ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको बाहर नहीं ले जा सकते, आप इस चीज़ों को साइन के बाहर नहीं लेके जा सकते ना। अगर आपने लिमिट यहीं पे रखने की कोशिश की तो ये 0 हो रहा है, और यहाँ पे जब आप 0 लेके जाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज साइन ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, नॉट डिफाइन आ जाएगा, एक्चुअली साइन ऑफ नॉट डिफाइन। तो हम लोग अटक जा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम साइन की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, तो वी नो दैट कि साइन जो फंक्शन होता है वो फंक्शन बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब यहाँ पे मैं कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका जो वैल्यू है इट इज बिटवीन 0 and 1, और उसका ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं होता है। I'll just use this line. Okay. So we know that my sine of theta is always lying between 1 and -1, है ना। यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो, whatever x y z the value over here, लेकिन उसका जो वैल्यू है, साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है और कहीं नहीं जाता है। दिस इज ट्रू फॉर द रियल वैल्यू। यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर आपने कोई रियल नंबर रखा तो यहाँ पर भी हम लोग रियल नंबर्स ही रख रहे हैं, इसीलिए मुझे पता चले कि उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगा। देयरफॉर माई -1 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो साइन है उसके बारे में बात करते हैं, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1। अब मैं इसका यूज करके ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। ऐसा बनाने के लिए मुझे एप्सिलॉन एच और के इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं उस चीज को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा इट इज माइनस एप्सिलॉन एच के इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एच के साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन एच। यहाँ पे आप देखोगे कि हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या एप्सिलॉन एच के ग्रेटर देन और लेस देन 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली जो हम लोग कंक्लूड करवाने वाले हैं उसमें वो चीज़ की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है पता है कि अदरवाइज इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद सम नेगेटिव नंबर, ये जो इनइक्वालिटी होते हैं ना वो अपना साइन चेंज करता है। इन दिस केस विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आई एम अज्यूमिंग दैट माई एप्सिलॉन एच के इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर वो नेगेटिव भी हुआ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे जो प्रूफ है वो एज इट इज चलेगा, है ना। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब कि अगर वो नेगेटिव भी हुआ तो भी मेरे प्रूफ में ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इट विल बी द सिमिलर वे। इसलिए मैं एक केस ले रहा हूँ ग्रेटर देन 0 वाला, तो लेस देन 0 वाला विल बी सिमिलर, ऐसा। नाउ टेकिंग द लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टुवर्ड 0, अगर सपोज मेरा एप्सिलॉन 0 की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, तो मुझे पता चला एप्सिलॉन अगर 0 की तरफ जाएगा, जो मुझे लिमिट चाहिए, तो मुझे पता चला ये जो चीज़ है वो 0 की तरफ जाएगा, है ना। तो इट इज -0 यानी कि सेम एज 0 इज लेस देन इक्वल टू माई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। यहाँ पे तो मुझे पता नहीं कि लिमिट किस तरीके से काम करेगा, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर।
ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, अगेन दिस इज ऑल्सो जीरो बिकॉज एप्सिलॉन जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो अब यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं, दिस इंप्लाइज मी माई लिमिट ऑफ एप्सिलॉन टेंस टू जीरो, मैं एप्सिलॉन एच के साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये जो भी है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज उसका जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा और जीरो से ही छोटा है, हेंस इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी कि ये जो लिमिट था जो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, वो लिमिट हमने फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ साइन एंड बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, है ना। ये एक सैंडविच थ्योरम का एक अच्छा एग्जांपल है कि हाँ, अगर उसके नीचे वाला एक सीरीज जीरो की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला सीरीज भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो बीच में जो सीक्वेंस है उसको भी जीरो की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सिमिलरली एग्जैक्ट सेम है सेकेंड एग्जाम्पल, है ना। ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो एग्जैक्टली सेम है, तो आप लोग इसको ट्राई करो। क्या करोगे, तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन एच के है ना, उसकी जगह पे सिर्फ ये पार्ट आ जाएगा, इसके लिए रिलेटेड पार्ट, बाकी ये चीज़ तो सेम है, यानी कि आपको वी नो दैट ये वाला पार्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम आएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। दिस पार्ट यू विल ट्राई, सिंपल वे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किए थे तो आई वांटेड कि वी शुड डिस्कस इट वंस। अब किसी को कुछ पूछना है तो देखे ना, ठीक है। हाँ ग्रेट, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़े क्या हम लोग। थोड़ा आज मैं फास्ट जाऊंगा बिकॉज मुझे एक छोटा सा थियरम कंप्लीट करना है। जो भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी आफ्टर द क्लास। आज पूरा दिन मैं फ्री हूँ, आपका अकेले का लेक्चर होता है और कुछ नहीं होता है मुझे, ठीक है। यू माइट हैव क्लास बट मुझे आज नहीं है, बट मुझे एक थियरम कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ आस्क मी ना, ठीक है। अनम्यूट करके बताओ। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, कहीं पर भी अगर अटक रहे हो तो जस्ट लेट मी नो। ओके थियरम, अच्छा आगे वाला थियरम देखना है आपको, दिस थियरम और नेक्स्ट थियरम, अच्छा दिस यहाँ पे रखो कि ऊपर है, यही थियरम था ना, सैंडविच थियरम वाला पार्ट, हाँ यहीं पे तो था, ये वाला ना, दिस यू वांट टू लर्न अगेन, ओके ओके, सो आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। सो यू विल सी ओवर हियर कि मेरा जो एच बार जो है वो जीरो की तरफ, बिकॉज मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि मैं दिस एरर फंक्शन डिवाइड बाय दिस एच बार का नॉर्म शुड कन्वर्ज टू जीरो व्हेनेवर मैं एच बार कन्वर्ज टू जीरो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या सोच रहे हैं कि अगर एच बार जीरो बार की तरफ जाएगा तो हम लोग ने जो जो नई नई चीज़ें बनाई उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहली चीज़ तो मुझे पता चला कि अगर एच बार जीरो बार की तरफ जाएगा देन माई एप्सिलॉन शुड कन्वर्ज टू जीरो, बिकॉज मेरा एच बार क्या था, तो माई एच बार वॉज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन यू बार, है ना। तो मेरा एप्सिलॉन जीरो की तरफ जाएगा, जीरो रियल नंबर की तरफ, ओके। फिर अगर आप इसको देखोगे बी के बार को हमने किस तरीके से डिफाइन किया, तो एक्स नॉट बार प्लस एप्सिलॉन, ये कुछ तो यू के टर्म में था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सिर्फ एप्सिलॉन अगर जीरो की तरफ जाएगा तो मुझे पता चला मैं बी के बार विल कन्वर्ज टूवर्ड एक्स नॉट बार। तो ये कंक्लूजन क्लियर है कि ये कहां से आया, since my bk bar was nothing but same as this and I know when my h bar will converge to zero my epsilon will converge to zero, यानी कि ये पार्ट जीरो हो जाएगा, है ना। यस और नो, अनम्यूट करके बताओ। कि जिन्होंने पूछा मैं उनको पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग इज इट ओके। हाँ, सो एप्सिलॉन अगर जीरो की तरफ जाएगा तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि बी के बार शुड कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार। फिर हम लोग ने और एक चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये उसके बारे में सोचा कि ये जो है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इफ़ माई एच बार कन्वर्जेस टू जीरो बार। अगर मेरा एच बार जीरो बार की तरफ जाएगा तो मुझे पता चला कि बी के बार जो है वो एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा, यानी कि दिस फर्स्ट टर्म विल कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार, ठीक है। और सेकेंड के अंदर वापस से एप्सिलॉन है, यानी कि ये जो है वो वापस जीरो हो जाएगा, सो एक्स नॉट बार प्लस जीरो। यानी कि मुझे पता चला कि यहाँ पे जो दोनों टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वो दोनों की दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जाएगा। उसके बाद हम लोग ने जब मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ किया तब हम लोग ने बोला था कि ये जो सी के बार जो एक पॉइंट है, एक वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है, यानी कि इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन के ऊपर वो रहता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों वेक्टर, सपोज दिस टू वेक्टर्स आर ओवर हियर एंड हियर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट माई बी के बार
दिस इज नथिंग बट बी के प्लस एप्सिलॉन यू के ई के बार. सपोज दिस आर टू दोज वेक्टर्स. इनके बीच में जो लाइन ड्रॉ करूंगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में यहाँ पे कहीं सी के बार होगा. ठीक है, मैंने बोला कि जब कभी मैं एच बार को लेके जाऊंगा जीरो बार की तरफ, मुझे पता चला दिस टू वेक्टर्स आर गेटिंग कन्वर्जिंग टुवर्ड्स सम पॉइंट एक्स नॉट. सपोज एक्स नॉट बार यहाँ पे. ठीक है, तो ये वेक्टर इसकी तरफ जा रहा है, सिमिलरली वो वेक्टर भी इसकी तरफ जा रहा है. और सी के बार के लिए कंडीशन क्या है? बाय द मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है सी के बार इन दोनों के बीच में ही होता है. तो मुझे पता चला ये दोनों एक्स नॉट बार की तरफ जा रहे हैं, एक्स नॉट बार को जाके मिल जाएगा एक दिन, तो ये जो सी के बार जो है वो भी एक्स नॉट बार की तरफ ही जाएगा. यस नो, उसके पास कुछ चॉइस ही नहीं बचा, बिकॉज ही नीड टू स्टे बिटवीन दोज टू पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट एक दूसरे के पास आ रहे हैं एंड दैट आर कन्वर्जिंग टुवर्ड एक्स नॉट बार. तो वो जो बीच का जो वेक्टर था उसको भी इस एक्स नॉट बार की तरफ जाना पड़ेगा, उसके पास चॉइस ही नहीं बचेगी. यस, हेंस हम लोग ने फिर कंक्लूड कर दिया था कि हाँ, दिस सी के बार शुड कन्वर्ज टुवर्ड एक्स नॉट बार. ये जो चीज़ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम, यानी कि दो चीज़ के बीच में वो दब जाता है और उसको वही करना पड़ता है जो बाकी की दो चीज़ कर रहा है. ठीक है, ओके ग्रेट. सो इट वाज ओके सर. सो वी विल सी वन मोर थ्योरम. द नेम ऑफ द थ्योरम इज नथिंग बट चेन रूल. चेन रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, राइट? सो हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. ऑलरेडी जो आपने चेन रूल पढ़ा है फॉर वन डायमेंशन, मैं उसको एक बार लिखूंगा यहाँ पे. वन डायमेंशन वाला चेन रूल हम लोग अभी स्केलर फील्ड वाला पढ़ेंगे. वन डायमेंशन चेन रूल पहले मैं लिख देता हूँ, क्या होता था. ओके, रूल. तो हमें पता है कि whenever your g of t is same as f of r of t, then your g dash of t क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Derivative of g with respect to t will be same as what? This is composition. चेन रूल यानी कि कंपोजिशन वाला पार्ट ना. यस, क्या होगा इसके बाद? जल्दी जल्दी बताओ. चेन रूल पता है ना आप लोगों को? यस और नो? चेन रूल पढ़ा है आप लोगों ने डेरिवेटिव लेते वक्त? नहीं पढ़ा है लगता है. कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? चेन रूल नहीं पढ़ा है आपने, यूज किया? पढ़ा है. तो दिस इज सेम एज व्हाट? तो आप डेरिवेटिव ऑफ एफ लेते हो एट आर टी, और फिर आप आर का भी डेरिवेटिव ले लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना? दिस इज चेन रूल. तो यही आइडिया को हम लोग एक्सटेंड करते हैं इन द स्केलर फील्ड. तो स्टेटमेंट किस तरीके से है? तो स्टेटमेंट है कि लेट यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड आई इज नथिंग बट एन ओपन इंटरवल इन आर. लेट एफ फ्रॉम यू टू आर एंड गामा इज अनदर फंक्शन फ्रॉम आई टू आर एन. यानी कि एफ जो है वो एक स्केलर फील्ड है, बिकॉज यू क्या है, तो यू एक आर एन का सबसेट है, तो ये एफ जो है वो एक स्केलर फील्ड है. उसके बाद अगर आप गामा को देखोगे तो गामा इज फ्रॉम आर टू आर एन, यानी कि वो क्या है, वो एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन है ऑन अ रियल वेरिएबल, है ना? उसका जो इनपुट है, ये गामा जो है उसका इनपुट एक स्केलर नंबर है और आउटपुट एक वेक्टर है. ठीक है, तो ये एक स्केलर फील्ड है और गामा एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट एक स्केलर नंबर है, आउटपुट एक वेक्टर है, सच दैट माई रेंज ऑफ गामा इज इनसाइड यू, इज ए सबसेट ऑफ यू. ठीक है, ये सबसेट ऑफ यू की जरूरत क्यों है? तो ही हम लोग कंपोजिशन ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे. ठीक है, फिर हम लोग ने जी को डिफाइन किया है. G is nothing but f composite gamma. They have given that derivative of gamma with respect to t exist करता है. Similarly, f जो है स्केलर फील्ड जो है वो भी डिफरेंशिएबल एट गामा ऑफ t. तो हमें ये प्रूव करना होगा कि योर दिस गामा इज डिफरेंशिएबल एट t एंड दैट डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होने वाला है. ठीक है, यू विल सी कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है. यहाँ पे हम लोग जब गामा डैश, ये जो f डैश ऑफ आर टी लिखते थे, यहाँ पे वो हो जाते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ एट ए बार, वेर ए बार इज नथिंग बट गामा ऑफ टी. यानी कि ऑलमोस्ट सेम चीज है. यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते थे, यहाँ पे वो ग्रेडियंट होता है और कुछ नहीं. यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आता है डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है. लेकिन मुझे क्या क्या पता चला? तो एफ इज नथिंग बट अ स्केलर फील्ड, गामा इज फ्रॉम आई टू आर एन. जो जी जो होगा, जी एक ऐसा फंक्शन है जो स्टार्ट कहाँ से होगा, कोई मुझे बताएगा? जी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर एंड एंड विथ वेयर. हाँ, उसका डोमेन को डोमेन क्या है, कोई बताएगा मुझे? जी का अनम्यूट करके बताओ. चलो, जी कहां से स्टार्ट होगा? जी इज नथिंग बट एफ कंपोजिट गामा. आपने कंपोजिशन फंक्शन के बारे में सीखा है.
आप लोग एस वाई के स्टूडेंट हो तो लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में ही सीखा था आपने, राइट? मुझे पता है याद नहीं होगा, बट गामा जो है गामा से स्टार्ट होगा तो आई जाता है, आई से फिर वो यू के अंदर जाएगा और यू से आर के अंदर जाएगा, तो जी इज अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर, करेक्ट? आई क्या है? तो आई इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि जी जो है वो एक रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन द रियल वेरिएबल, है ना, मतलब कि वो आर से आर तक ही जा रहा है। उसके डेरिवेटिव के बारे में बात करिए, फिर भी हम लोग कंपोजिशन के अंदर एक स्केलर फील्ड को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे टॉपिक में आ रहा है कि स्केलर फील्ड के यूनिट में आ रहा है, ठीक है? इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, लेकिन क्या स्टेटमेंट क्लियर है सबको? पहले वो बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में। आर एन टू आर नहीं होगा अमन कुमार जी, देखते हैं, वापस से देखो उसको, देखो ना, हम एफ गामा से स्टार्ट करते हैं तो मेरा पॉइंट क्या होगा? तो पॉइंट आई में जाता है, आई से वो यू में जाएगा, फिर यू से वो आर में जाएगा, करेक्ट? सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई, आई से आर, बिकॉज गामा का रेंज है यू, इसलिए वो यू में जाएगा। यू के बाद जाने के बाद मुझे एफ लगाना पड़ेगा ना, तो एफ लगाने के बाद आर, सो इट इज आई टू आर। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट सिंपल है, प्रूफ भी इतना ही सिंपल है। okay? तो मैं स्टार्ट करूंगा इस गामा ऑफ टी से, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीजें करेंगे। आई थिंक यही पेन से काम नहीं चलेगा, रेड से ही लिखता हूँ। ओके, सो गामा ऑफ टी विच इज नथिंग बट माई ए बाय फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। ये जो गामा ऑफ टी जो होगा, मुझे पता है गामा का जो रेंज है इट इज सबसेट ऑफ यू, यानी कि गामा ऑफ टी जो है वो यू के अंदर होगा, और यू क्या है? तो यू जो है वो एक ओपन सबसेट ऑफ आर एन है, यानी कि इट इज ओपन सेट, है ना? माई गामा ऑफ टी विच इज ए बाय द क्वेश्चन विच इज एन एलिमेंट ऑफ यू। एलिमेंट ऑफ यू क्यों है? बिकॉज गामा ऑफ एनी नंबर इज ए सबसेट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है? और वो जो यू है वो एक ओपन सेट है। बाय द डेफिनेशन ऑफ अ ओपन सेट, अगर उसके अंदर का कोई एक पॉइंट है तो क्या होता है कि उसके अराउंड एक बॉल एग्जिस्ट करता है, सच दैट बॉल इज कंप्लीटली कंटेन्ड इनसाइड यू, ना? तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एन ओपन सेट आई नो दैट देयर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन 0 सच दैट माय बॉल अराउंड दिस पॉइंट ए बार विद द रेडियस आर इज अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है? तो ये चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? अब मैंने क्या किया? हाँ, बाय ओपन सेट मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा? एक नंबर चूज करूंगा h सच दैट विल सेटिस्फाई टू कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशन है? विल चूज h नॉट इक्वल टू 0। ये एक नंबर है, ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर होता तो मैं बार लिखता, ये एक नंबर है। चूज इनफ स्मॉल, एक तो वो नॉन जीरो नंबर है, उसके साथ साथ मैं उसको इतना छोटा चूज करूंगा सच दैट माई गामा ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ यू ना, तो मैं उसको इतना छोटा चूज करूंगा सच दैट मैं गामा ऑफ टी प्लस एच बी किया ना तो भी मैं यू के अंदर ही रहूंगा, उससे बाहर नहीं जाऊंगा। यू के अंदर क्या? मैं तो कहूंगा कि मैं सिर्फ बॉल के अंदर ही रहूंगा, ए बार आर, ठीक है? तो मैंने एच बार को कैसे चूज किया? तो मैंने इस तरीके से चूज किया है सच दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इनफ स्मॉल सच दैट मुझे ये तो पता है कि ए बार इज एन एलिमेंट ऑफ दिस बॉल, यानी कि माई गामा ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ दिस बॉल। देन आई एम चूजिंग एच बार सच दैट अगर मैंने गामा ऑफ टी प्लस एच बी ले लिया तो भी वो बॉल के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट स्मॉल कंडीशन ऑन एच। अब मुझे पता है कि गामा ऑफ टी इज नथिंग बट ए बार ना, तो अब मैं गामा ऑफ टी प्लस एच के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं? लेट इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि गामा ऑफ टी प्लस एच माइनस गामा ऑफ टी बी सेम एज माई वाई बार। कुछ एक नया वेक्टर मैंने डिफाइन किया वाई बार विच इज सेम एज गामा ऑफ टी प्लस एच माइनस गामा ऑफ टी। वाई बार क्यों? बिकॉज मुझे पता है गामा लगाने के बाद जो आंसर आता है वो एक वेक्टर है ना, बिकॉज उसका कोड डोमेन इज नथिंग बट आर एन, इसलिए मैंने वाई बार यूज किया, ठीक? अब इसका यूज करके आई जस्ट राइट समथिंग, इट इज टी, ये चीज को एज इट इज लिखा, बट मुझे गामा ऑफ टी पता है इट इज सेम एज ए बार, तो उसकी जगह पे ए बार इज सेम एज वाई बार। Therefore, I can write my gamma of t plus h can be written as y bar, बाद में लिखूंगा, पहले a बार लिख देता हूँ। So it is a bar plus y bar। तो ये जो माइनस में था यहाँ पे आके प्लस। तो अब तक हमने सिर्फ चीजें बनाई, यानी कि क्या क्या बनाया? तो एक बॉल बना दिया, फिर इस y बार को डिफाइन किया, इस h को डिफाइन किया, ठीक है? यहाँ तक हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया, प्रूफ के बेस को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे? तो अब जो भी चीजें बनाई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि नोट दैट माई वाई बार विल कन्वर्ज टूवर्ड 0 बार एज माई एच कन्वर्ज टू 0।
इस चीज को ऑब्जर्व करो ना, क्या ये चीज ट्रू है क्या? अगर मेरा h 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा? अगर h 0 की तरफ जाएगा तो ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा, है ना? अगर वो 0 की तरफ गया तो गामा ऑफ t माइनस गामा ऑफ t क्या हो जाएगा? तो वो तो 0 बार हो जाएगा, है ना? तो मुझे पता चला जब कभी भी मेरा h 0 की तरफ जाएगा then this will become gamma of t minus gamma of t which is 0 bar, hence my y bar is same as 0 bar. तो एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि जब कभी भी मेरा h 0 की तरफ जाएगा मेरा y बार को भी 0 बार की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज, लेकिन अभी ऑब्जर्व करके रख देते हैं साइड में. सो वी हैव एवरीथिंग दैट वी वांट इन दिस प्रूफ. अब सिर्फ प्रूफ को स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आई विल जस्ट स्टार्ट. वी हैव, मुझे किसके बारे में देखना है? तो मुझे डेरिवेटिव के बारे में सोचना है ना. और ये क्या है? ये तो एक रियल नंबर से रियल नंबर तक जाने वाला एक नॉर्मल सा एक रियल वैल्यू फंक्शन है ऑन द रियल वेरिएबल. तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? तो वो तो नॉर्मल वाला हमारा जो 11th 12th वाला था वैसा है, तो इसमें टेंशन नहीं है हमें. सो वी हैव, मैं g ऑफ t प्लस एच माइनस जी ऑफ टी के बारे में सोचूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि माई g डैश ऑफ t क्या होता है. तो इट इज सेम एज माई लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ t प्लस एच माइनस जी ऑफ टी डिवाइड बाई h होता है ना? मुझे पता है मेरा डेरिवेटिव जो भी होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना? तो उस चीज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो दिस इज सेम एज व्हाट, ये g जो है दैट इज नथिंग बट कंपोजिशन फंक्शन ना, तो उसकी जगह पे कंपोजिशन लिख देता हूँ. सो इट इज f कंपोजिट गामा ऑफ t प्लस एच माइनस f कंपोजिट गामा ऑफ t, ठीक है? मैंने इससे क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज मुझे पता है डेरिवेटिव इज नथिंग बट दिस. दिस इज सेम एज व्हाट, कंपोजिशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. इट इज गामा ऑफ t प्लस एच माइनस f ऑफ गामा ऑफ t. अब आप देखोगे कि हमने जो जो चीजें बनाई वो यहाँ पे यूज हो रही है, जैसे कि गामा ऑफ t प्लस एच इज सेम एज दिस ना, तो वो लिख देता हूँ. सो इट इज सेम एज माई f ऑफ a बार प्लस y बार, ठीक है? तो मैंने इस चीज को यूज किया, ये जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे यूज किया. मैं उनको कुछ नंबर दे देता हूँ तो मेरा काम ईजी हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट स्टार 1 ले देता हूँ या फिर, तो थोड़ा यूज करेंगे तो आपको समझेगा. पेन यहाँ पर है, रेड पेन. सो इट इज माइनस एफ गामा ऑफ टी, तो क्वेश्चन में ही दे दिया था ए बार है, हमने यहाँ पे भी लिखा है. सो इट इज ए बार. दिस इज बाई 1. सो अब आप देखोगे तो ऐसी सारी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि हम लोग को पता है. ये हम लोग को तो जो नॉर्मल स्केलर फील्ड का डेरिवेटिव था ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता था ना कि एफ ऑफ एक्स नॉट बार प्लस एच बार माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट बार इज इक्वल टू दैट डेरिवेटिव प्लस द एरर फंक्शन. तो उसको यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले यू विल सी दैट कि उन्होंने ऑलरेडी गिवन के अंदर दे दिया था कि f इज डिफरेंशिएबल एट गामा ऑफ टी. गामा ऑफ टी यानी कि a बार. ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ये चीज दे दी गई है कि f इज डिफरेंशिएबल. इसीलिए बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, definition of scalar derivative, scalar field derivative, मुझे पता है कि this thing must be same as what. यहाँ पे आप देखोगे कि बिकॉज उन्होंने मुझे दे दिया है कि इट इज डिफरेंशिएबल एट ए बार, दिस इज ए बार ना, इसीलिए मैं यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं डेफिनेशन को यूज नहीं करता, ठीक है? उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दिया कि ए बार के ऊपर वो डिफरेंशिएबल है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ. दिस मस्ट बी सेम एज डेरिवेटिव. अभी हमने थियरम से किया था कि डेरिवेटिव इज सेम एज ग्रेडियंट ऑफ f एट ए बार का इनर प्रोडक्ट विथ दिस y बार जो यहाँ पे होता है, करेक्ट, प्लस द एरर फंक्शन ए बार कॉमा y बार, करेक्ट, where my error function a bar y bar divided by the norm of y. आप देखोगे कि h बार की जगह पे इस बार y बार है, will converge to 0 as my y bar converges to 0 बार. ठीक, यहाँ तक ठीक चल रहा है सबको? yes or no, just let me know, है ना? थियरम ठीक चल रहा है क्या यहाँ तक? छोटा सा पार्ट बाकी है, कंक्लूजन पार्ट बाकी है, जस्ट मुझे बता दो. ओके ग्रेट, ओके. सो आगे बढ़ेंगे. अब तक मुझे क्या मिला ना, उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे एंड विल गेट द आंसर बहुत इजीली. अब कुछ ज़्यादा नहीं करना है. यू विल सी कि ऑलमोस्ट प्रूफ हो ही गया, बट आई नीड टू गो थोड़ा डाउन. तो मैं इतना ही डाउन जाता हूँ कि इतना इनफ है शायद. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ लिखना. सो द एंड नाउ द पार्ट इज व्हाट, कि मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था और एंड यहाँ तक पहुँचा हूँ. ठीक है, सो आई जस्ट इक्वेट दोज टू थिंग्स. सो वी गॉट g ऑफ t प्लस एच माइनस जी ऑफ टी का फाइनल वैल्यू जो हमें मिला दैट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ
एफ ए बार ओके इन अ प्रोडक्ट विथ वाई बार प्लस द एरर फंक्शन एट ए बार कॉमा वाई बार। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो वाई बार है वो क्या 0 बार होगा स्टार्टिंग से ही? नहीं, बिकॉज हमने क्या किया था, हमने एच बार को जो था ना वो 0 नहीं लिया था, यानी कि इट इज सम नॉन जीरो रियल नंबर बट इनफ स्मॉल, वो एक छोटा नंबर है लेकिन वो 0 नहीं है। अगर वो 0 नहीं है तो मेरा वाई बार जो है वो भी 0 नहीं होगा, है ना। सिंस माई एच इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस माई वाई बार इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस h is not equal to 0 my y bar is also not equal to 0 bar। मैं इसको यहां पे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मैं यहां पे करूंगा डिवाइड दिस बाय नॉर्म ऑफ y bar एंड मल्टीप्लाई दिस बाय नॉर्म ऑफ y bar, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे उस चीज को यूज करना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्म ऑफ y bar, मैंने वो चीज कर दिया पहले तो। और मैं क्यों कर पाया, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने h जो चूज किया था वो नॉन जीरो नंबर है, और वो नॉन जीरो होने की वजह से ये जो नॉन जीरो यहाँ पे ये दोनों चीज इक्वल नहीं होगा, इसलिए मेरा वाई बार स्टार्टिंग से 0 नहीं होगा। अगर मेरा एच 0 की तरफ जाएगा तो हाँ देन माई वाई बार विल कन्वर्ज टू 0 बार, अदरवाइज नहीं। अब वाई बार का जो वैल्यू है मैं वो लिख दूंगा जहां पे मुझे रिक्वायर्ड है, तो माई वाई बार इज सेम एज गामा ऑफ टी प्लस एच माइनस गामा ऑफ टी, तो उस वैल्यू को मैं लिख दूंगा जहां पे भी मुझे चाहिए। ओके, सो नाउ वी गॉट इट इज जी टी प्लस एच माइनस जी ऑफ टी is same as gradient of f at a bar। okay, ये y bar की जगह पे उसका वैल्यू, so it is same as inside a bracket I will write gamma of t plus h minus gamma of t। ठीक है, this is inner product इसके साथ plus the error function a bar comma y bar divide by norm of y bar। यहाँ पर भी ये जो नॉर्म है उसके अंदर भी मैं y बार का वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं नीचे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज नीचे जो है वो दोनों साथ में मिला के कन्वर्ज करता है 0 की तरफ, तो ये जो पार्ट है वो मैं एज इट इज रखने की कोशिश करूँ, बट ये वाई बार को मैं उसका वैल्यू देता हूँ, इट इज गामा ऑफ टी प्लस एच माइनस गामा ऑफ टी का नॉर्म। ठीक है, अब मुझे पता था कि जो मेरे पास जो फॉर्मूला था जी डैश ऑफ टी का, वहां पे मुझे क्या क्या चाहिए, तो यू विल सी मुझे जी ऑफ टी प्लस एच माइनस जी ऑफ टी डिवाइड बाई एच चाहिए, और अगर उसका लिमिट मैंने h टेंड्स टू 0 ले लिया तो मुझे जी डैश ऑफ टी जो मुझे चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास 2 स्टेप बाकी है कि h से डिवाइड करना है और ये लिमिट लेना है, तो मेरा काम हो जाएगा, सिर्फ उतना काम करता है। ठीक, सो आई जस्ट डिवाइडेड बाय h। ओके, रुक गया, यस ग्रेट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड करूंगा h के साथ, दिस इज नथिंग बट माई सेकेंड स्टेप, पेन मोड। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं डिवाइड कर रहा हूँ h के साथ। अगर मैंने यहाँ पे किया तो मुझे सामने भी करना पड़ेगा, सो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को डिवाइड करने की जगह पे मैं सिर्फ इतने पार्ट को डिवाइड बाय h करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली इस पूरे को डिवाइड करने की जगह पे मैं सिर्फ इतने पार्ट को h से डिवाइड करूंगा। ठीक है, क्या इतना पार्ट क्लियर है? मैंने h से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज मुझे पता है कि अब अगर मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 लिया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड मुझे आंसर दे देगा और राइट हैंड साइड में क्या होता है देखेंगे। बट इज दिस थिंग फाइन, यहाँ तक सब चीजें ठीक है? लेट मी नो, बिकॉज एक ही स्टेप बाकी है। ओके ग्रेट, अब का ये ना, हाँ अभी का ये। ओके, सो अब टेकिंग पेन कौन सा था, रेड। ओके, सो टेकिंग h टेंड्स टू 0। ठीक है, सो अब देखेंगे अगर h टेंड्स टू 0 हुआ तो क्या होगा, तो ये पार्ट जो होगा ये बन जाएगा माई g डैश ऑफ t बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये ग्रेडियंट ऑफ f एट a बार एज इट इज इन अ प्रोडक्ट विद दिस, ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी सेम एज माई गामा डैश ऑफ टी। यस और नो, चलो तो सोच के बताओ मुझे, क्या ये चीज ठीक है? दिस इज सेम एज गामा डैश ऑफ टी, है ना। जिस तरीके से ये जी डैश ऑफ टी हो गया, यहाँ पे जी की जगह पे गामा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर नहीं होगा तो प्लीज नो बोल देना। ओके ग्रेट, हाँ कहाँ गया ये पार्ट? प्लस अगर h 0 की तरफ जाएगा देन हमें पता है कि y बार जो है वो 0 बार की तरफ जाएगा। अगर h 0 की तरफ जा रहा तो हमने ऑलरेडी ये यहीं पे लिखा था, नोट किया था कि दिस y बार कन्वर्ज टू 0 बार एज माई h कन्वर्ज टू 0। अगर मुझे पता चला h 0 की तरफ गया देन y बार 0 बार की तरफ गया, अगर वो चीज होता है तो मुझे पता चला दिस फर्स्ट टर्म वो हियर शुड कन्वर्ज टू 0 एरर फंक्शन, तो मुझे पता चला दिस कन्वर्ज टू 0 टाइम्स ये जो पार्ट है उसमें क्या होगा, आप देखोगे ये दोनों सेम ही चीज है लेकिन यहां पे नॉर्म है, सो इट विल बी नॉर्म ऑफ
नॉर्म नहीं, एक्चुअली मॉड होना चाहिए, नॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, नो प्रॉब्लम, बट नॉर्म ऑफ गामा डैश ऑफ टी, नॉर्म ही होगा, मॉड नहीं होगा, गामा डैश ऑफ टी, बिकॉज वो एक वेक्टर हो रहा है, इसलिए हमें नॉर्म की जरूरत पड़ी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या था, तो सिर्फ ये नॉर्म का था, तो ठीक है, उस हिसाब से एज सच हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं ना, तो भी काम चल जाता। बट सोचना जरूरी क्यों है, इट माइट बी पॉसिबल ओवर हियर ये लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, इसलिए उस चीज को सोचना जरूरी है, ठीक है। तो इस पार्ट को स्किप किया तो आई माइट कट सम मार्क्स, अगर मेरे को ही चेक करना पड़ा पेपर ना, तो आई माइट कट सम मार्क अगर आपने ये पार्ट को कंक्लूड नहीं किया, बिकॉज अदरवाइज क्या हो सकता है कि हाँ यहाँ पे नीचे जो है वो पार्ट जीरो की तरफ जा रहा है ना, इसलिए यू आर सपोज टू कंक्लूड दिस ऑल्सो, ओके। सो अल्टीमेटली फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज कि जीरो टाइम समथिंग कुछ तो नंबर है, कुछ तो नंबर होगा, ये नॉट डिफाइंड वाला केस नहीं है ना, तो कुछ तो नंबर है, तो वी आर नॉट वरी। देयरफॉर माय जी डैश ऑफ टी वो एग्जिस्ट भी किया, एंड जो भी एग्जिस्ट किया इट इज सेम एज gradient of f at a bar in a product with f dash of t. So we here we are concluding this theorem कि हाँ ये जो चेन रूल है उसके अंदर ये जो डेरिवेटिव जो हमें चाहिए था वो एग्जिस्ट भी किया, एंड इट इज सेम एज इनर प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f at a bar डॉट प्रोडक्ट विथ f dash of t where a bar is nothing but gamma of t, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग करेंगे ना, तब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। कल जो प्रैक्टिकल होगा वो हम लोग नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक का जो प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर हम लोग चेन रूल, लेवल कर्व, टेंजेंट कर्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल नहीं लेंगे, ठीक है।